नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत और प्राचीन यात्रा पर, जहां हम जानेंगे भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण भाषा पाली भाषा के बारे में। यह वही भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश और त्रिपिटक जैसे महान ग्रंथों को संकलित किया गया था। इस वीडियो में हम जानेंगे पाली भाषा का उद्भव, उसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और कैसे इसने बौद्ध धर्म के प्रसार में एक अहम भूमिका निभाई। अगर आप इतिहास, धर्म और भारतीय संस्कृति में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं भारत की इस महान धरोहर को समझने की अनमोल यात्रा। दोस्तों, पाली भाषा भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन भाषा है जो बौद्ध धर्म से अत्यधिक जुड़ी हुई है। इसे बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों और साहित्य की भाषा माना जाता है। पाली भाषा बौद्ध धर्म के थेरवाद शाखा के ग्रंथों की मूल भाषा है, विशेषकर त्रिपिटक 3 पिटकों में इसका प्रमुख स्थान है। पाली एक प्राकृत भाषा है जिसका विकास संस्कृत से हुआ और यह उत्तर भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के समय खूब फली फूली। पाली भाषा की महत्ता को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि आज भी बौद्ध मठों और बौद्ध धार्मिक कार्यक्रमों में इस भाषा का उपयोग किया जाता है। पाली भाषा के अध्ययन के बिना बौद्ध धर्म के प्रारंभिक और प्राचीन स्वरूप को समझना संभव नहीं है। इसके अलावा यह भाषा धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धांतों, शिक्षाओं और प्रवचनों को संरक्षित करती है। इस वीडियो में हम पाली भाषा के उद्भव, विकास, महत्व और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार पाली भाषा ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कैसे यह भाषा आज भी बौद्ध समुदाय में जीवंत है। साथ ही पाली के व्याकरण, साहित्य और इसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्रों का भी उल्लेख किया जाएगा। पाली भाषा का उद्भव भारत के प्राचीन काल में हुआ। यह एक मध्य भारतीय आर्य भाषा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में भाषाई विकास के प्राकृत चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा धार्मिक और विद्वानों के बीच प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा थी, लेकिन आम जनता में संवाद और संचार के लिए प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। पाली इन्हीं प्राकृत भाषाओं में से एक थी जो उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती थी। पाली का प्रमुख उपयोग बौद्ध धर्म के ग्रंथों और साहित्य में होता है। इसके प्रमाण हमें बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक से मिलते हैं। त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध स्वयं भी अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। हालांकि इस पर विवाद है कि क्या बुद्ध ने वास्तव में पाली भाषा में अपने उपदेश दिए या यह भाषा उनके अनुयायियों द्वारा उनके उपदेशों को संरक्षित करने के लिए बाद में चुनी गई थी। पाली भाषा का नाम पाली कैसे पड़ा, इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पाली का अर्थ पंक्ति या सूची है, जो ग्रंथों की पंक्ति या सूची का संकेत देता है, जबकि अन्य विद्वान मानते हैं कि पाली शब्द स्वयं भाषा का नाम नहीं था, बल्कि यह उन ग्रंथों को संदर्भित करता था जिनमें यह भाषा लिखी गई थी। बाद में यह शब्द भाषा का पर्याय बन गया। पाली भाषा और बौद्ध धर्म का घनिष्ठ संबंध है। गौतम बुद्ध के समय में उनके उपदेशों को मौखिक रूप से प्रचारित किया जाता था। बुद्ध ने आम लोगों को धर्म का ज्ञान देने के लिए उस समय की प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का उपयोग किया, जिससे उनके उपदेश जन सामान्य तक पहुंच सके। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के निधन के कुछ समय बाद उनके उपदेशों को संगठित रूप से संरक्षित और संहिताबद्ध किया गया। यह कार्य पहली बार बुद्ध के महान अनुयायियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने उनके उपदेशों को एकत्र कर त्रिपिटक के रूप में संकलित किया। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। पहला, विनय पिटक। यह बौद्ध सन्यासियों और भिक्षुओं के लिए नियमों और अनुशासन की चर्चा करता है। दूसरा,
सुत्त पिटक, यह गौतम बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह है जिसमें धम्म और संघ के सिद्धांतों का वर्णन है। तीसरा, अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन और मानसिक प्रक्रियाओं का गहन विश्लेषण करता है। त्रिपिटक के सभी तीनों भाग पाली भाषा में लिखे गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाली भाषा बौद्ध धर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। त्रिपिटक का संरक्षण बौद्ध धर्म के थेरवाद शाखा के अनुयायियों द्वारा किया गया और यह परंपरा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आज भी जीवित है। पाली भाषा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका साहित्यिक महत्व भी अत्यधिक है। पाली साहित्य में न केवल त्रिपिटक के धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि इसमें अन्य कई प्रकार के साहित्यिक और सांस्कृतिक ग्रंथ भी शामिल हैं। इसमें जातक कथाएं, बुद्ध चरित और विभिन्न धार्मिक प्रवचन सम्मिलित हैं। पहला, जातक कथाएं। जातक कथाएं पाली साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, जिनमें उन्होंने विभिन्न पशु पक्षियों और मनुष्यों के रूप में जन्म लिया था। इन कहानियों के माध्यम से नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। जातक कथाएं आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच लोकप्रिय हैं। दूसरा, धम्मपद। धम्मपद पाली भाषा में लिखित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह है। इसमें नैतिकता, धर्म और अनुशासन की शिक्षा दी गई है। धम्मपद का साहित्यिक और धार्मिक महत्व इतना अधिक है कि इसे बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में स्थान दिया गया है। तीसरा, अट्टकथाएं। अट्टकथा पाली ग्रंथों की व्याख्यात्मक कृतियां हैं जो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों की व्याख्या करती हैं। इन व्याख्याओं के माध्यम से बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धांतों और शिक्षाओं को अधिक विस्तार से समझाया गया है। पाली भाषा का व्याकरण और संरचना। पाली भाषा की व्याकरणिक संरचना प्राचीन भारतीय भाषाओं, विशेषकर संस्कृत से प्रभावित है, लेकिन इसकी सरलता और सहजता इसे विशेष बनाती है। यह संस्कृत की तुलना में अधिक सरल और व्यावहारिक भाषा है, जिसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं को जनता तक पहुंचाना था। पाली भाषा की संरचना को समझने के लिए इसके निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है। नाम, संज्ञा। पाली में संज्ञाओं के लिए विभिन्न लिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संज्ञाओं का विभक्ति रूप उनके लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। जैसे संस्कृत में, पाली में भी संज्ञाओं के 8 विभक्तियां होती हैं, जो वाक्य में उनके कार्य को स्पष्ट करती हैं। क्रिया। पाली भाषा में क्रियाओं का विभाजन भी व्यक्ति, वचन और काल के आधार पर होता है। पाली में वर्तमान, भूत और भविष्य काल के लिए विशेष क्रियाएं होती हैं। इसकी क्रिया संरचना सरल और समझने में आसान है, जो इसे आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है। विशेषण और कारक। पाली में विशेषण संज्ञा के साथ मेल खाता है और उसका रूप भी संज्ञा के लिंग, वचन और विभक्ति के आधार पर बदलता है। कारक पाली भाषा में संज्ञा और सर्वनाम के रूप को निर्धारित करते हैं, जिससे वाक्य में संबंधों और कार्यों का स्पष्ट संकेत मिलता है। वाच्य और वाक्य संरचना। पाली में मुख्यतः 3 प्रकार के वाच्य होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पाली में वाक्य संरचना अपेक्षाकृत सरल है और इसका उद्देश्य वाक्य के अर्थ को सरल और सीधा रखना है। वाक्य में शब्दों का क्रम उतना कठोर नहीं है जितना संस्कृत या अन्य शास्त्रीय भाषाओं में होता है। पाली भाषा का मुख्य प्रसार गौतम बुद्ध के जीवन काल और उनके निर्वाण के बाद हुआ। बुद्ध के अनुयायी उनके उपदेशों को मौखिक रूप से याद रखते थे और उन्हें विभिन्न रूपों में संकलित करते थे। बुद्ध के उपदेशों का प्रसार बौद्ध संघों के माध्यम से हुआ, जिन्होंने उनके उपदेशों को संरक्षित रखा और उन्हें बाद की पीढ़ियों तक पहुंचाया। मौखिक परंपरा। पाली भाषा में संकलित त्रिपिटक पहले मौखिक रूप से संरक्षित था। बुद्ध के शिष्यों ने उनके उपदेशों को याद किया और मौखिक रूप से इसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। इस प्रक्रिया को भावना कहा जाता था,
जहां भिक्षु और साधक नियमित रूप से उपदेशों का अध्ययन और पुनरावृत्ति करते थे। ये मौखिक परंपरा लगभग 500 वर्षों तक चली, जब तक कि इसे लिपिबद्ध नहीं किया गया। लिपिबद्ध करना लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने पाली त्रिपिटक को लिपिबद्ध करने का निर्णय लिया। इसका प्रमुख कारण यह था कि मौखिक परंपरा के माध्यम से उपदेशों को संरक्षित रखने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी। बौद्ध संघों ने मिलकर त्रिपिटक को लिपियों में उतारने का कार्य किया। इसे ताड़पत्रों पर लिखा गया और यही से पाली त्रिपिटक का प्रथम लिखित रूप सामने आया। पाली भाषा का दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार, पाली भाषा का प्रसार भारत में शुरू हुआ, लेकिन इसका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी बहुत गहरा पड़ा। विशेष रूप से थेरवाद बौद्ध धर्म के माध्यम से पाली भाषा ने श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में अपनी जगह बनाई। इन देशों में आज भी बौद्ध धार्मिक क्रियाकलापों में पाली भाषा का उपयोग किया जाता है। श्रीलंका पाली भाषा का प्रमुख केंद्र श्रीलंका रहा है। मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया गया। उनके साथ पाली त्रिपिटक भी श्रीलंका पहुंचा और वहां इसका अध्ययन शुरू हुआ। श्रीलंका में आज भी बौद्ध संघ पाली भाषा के संरक्षण और अध्ययन में संलग्न है। म्यांमार में भी थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने पाली त्रिपिटक का अध्ययन किया। यहाँ के बौद्ध मठों और विहारों में पाली भाषा का अध्ययन और प्रयोग आज भी होता है। म्यांमार में विशेष रूप से पाली व्याकरण और साहित्य का गहन अध्ययन किया जाता है। थाईलैंड में पाली भाषा का विशेष महत्व है। यहाँ की बौद्ध परंपराएं पाली त्रिपिटक पर आधारित हैं। थाईलैंड के मठों में पाली का अध्ययन अनिवार्य है और वहां के बौद्ध धर्म के अनुष्ठानों में पाली भाषा का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। कंबोडिया और लाओस में भी पाली भाषा का प्रसार थेरवाद बौद्ध धर्म के माध्यम से हुआ। यहाँ के बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने पाली त्रिपिटक का अध्ययन किया और इसे अपने धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया। जैसे जैसे भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ, पाली भाषा का उपयोग भी कम होता गया। भारत में इस्लाम और हिंदू धर्म के प्रसार के साथ पाली भाषा धीरे धीरे विस्मृत होने लगी। इसके बावजूद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पाली भाषा ने अपनी जगह बनाए रखी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पाली भाषा का पुनरुत्थान हुआ। विशेष रूप से यूरोपीय विद्वानों और पुरातत्वविदों ने पाली भाषा और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में पाली भाषा के अध्ययन के लिए विशेष संस्थाएं स्थापित की गई। इसके परिणाम स्वरूप पाली त्रिपिटक का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया और यह भाषा एक बार फिर से विश्व स्तर पर अध्ययन और शोध का विषय बनी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में पाली टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य पाली त्रिपिटक और अन्य पाली ग्रंथों का संकलन और प्रकाशन करना था। इस सोसाइटी ने पाली भाषा के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी यह संस्था पाली भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में संलग्न। आधुनिक युग में पाली भाषा का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पाली भाषा के अध्ययन से भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन समाज, संस्कृति और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। पाली साहित्य में उस समय के समाज, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाली केवल धार्मिक भाषा नहीं थी, बल्कि उस समय के सामाजिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आज भी विभिन्न विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में पाली भाषा का अध्ययन किया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, विशेष रूप से
थेरवाद शाखा में पाली भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और कंबोडिया जैसे देशों में आज भी पाली भाषा के स्कूल और संस्थाएं हैं, जहां भिक्षु और साधक पाली त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं। हालांकि पाली भाषा का महत्व आज भी बना हुआ है, इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण पाली भाषा का अध्ययन करने वालों की संख्या कम होती जा रही है। इसके अलावा तकनीकी और डिजिटल युग में पाली भाषा के अध्ययन के लिए आवश्यक संसाधनों और विशेषज्ञता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद पाली भाषा का भविष्य उज्जवल है। बौद्ध धर्म के अनुयायी विशेष रूप से थेरवाद शाखा में पाली भाषा के अध्ययन को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से पाली भाषा के ग्रंथों और साहित्य का प्रसार हो रहा है, जिससे इस प्राचीन भाषा को एक नया जीवन मिल रहा है। पाली भाषा भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण और प्राचीन भाषा है, जिसका धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में पाली भाषा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी यह भाषा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखती है। पाली भाषा का अध्ययन न केवल बौद्ध धर्म के इतिहास और सिद्धांतों को समझने में सहायक है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज के युग में पाली भाषा का संरक्षण और प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म के अनुयायियों और विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। डिजिटल युग में पाली ग्रंथों का ऑनलाइन अध्ययन और अनुसंधान नई पीढ़ी के लिए इस भाषा को सुलभ बना रहा है। पाली भाषा का अध्ययन और संरक्षण बौद्ध धर्म की समृद्ध धरोहर को जीवंत बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके माध्यम से हम भारतीय उपमहाद्वीप की एक महान सभ्यता और संस्कृति को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सब अच्छे रहना।